गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे जो राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12th है उसके पार्ट फर्स्ट के अंदर जो मूल अवधारणाएं उसके अंदर हमारा पहला अध्याय न्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। न्याय के संदर्भ में हमने मुख्य बातें प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत न्याय क्या है, मनुष्य के द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ही भारतीयों के अनुसार और जो पाश्चात्य चिंतन है, जो विचारक है, उनके अनुसार न्याय का अर्थ है। और प्लेटो के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। प्लेटो ने न्याय को जो मानवीय आत्मा का गुण माना है, साथ ही साथ में जो प्लेटो जो महोदय हैं उनको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर जो पहला ऐसा विचारक माना है जिन्होंने न्याय की धारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। कि पाश्चात्य क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर सर्वप्रथम न्याय की धारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्लेटो को। और प्लेटो ने ये कार्य या ये चिंतन है अपना किस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया था? इन्होंने रिपब्लिक पुस्तक के अंदर अपने ये न्याय से संबंधित विचार प्रस्तुत किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के संदर्भ में कि प्लेटो ने न्याय की धारणा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। सर्वप्रथम प्लेटो के बारे में बात आती है तो प्लेटो एक पाश्चात्य विचारक थे और प्राचीन विचारकों की श्रेणी में गिने जाते हैं न्याय की धारणा प्रस्तुत करने में। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम न्याय की धारणा प्रस्तुत किसने की? तो यहां पे हमारा किसने की थी भाई? प्लेटो। कि सर्वप्रथम जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्लेटो। प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार अपनी प्रसिद्ध कर्तिया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम था उनकी पुस्तक का? रिपब्लिक। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में इन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए थे। प्लेटो ने न्याय को मानवीय आत्मा का गुण माना है। प्लेटो ने क्या माना है? मानवीय आत्मा का एक गुण माना है जो मनुष्य के अंदर स्वतः ही पाया जाता है कि यह आत्मा का गुण है जो स्वतः ही मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है। रिपब्लिक के अंदर भी जो इनकी करती है ना, जो प्लेटो की जो करती है रिपब्लिक, इसके अंदर ही इन्होंने न्याय के जो विचार प्रस्तुत किए थे। तो रिपब्लिक के अंदर भी इन्होंने दूसरे, तीसरे और चौथे भाग के अंदर, रिपब्लिक के अंदर भी जो सेकंड भाग है, थर्ड भाग है और जो फोर्थ भाग है, इसके अंदर इन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं। कि दूसरा, तीसरे और चौथे पार्ट के अंदर, रिपब्लिक के अंदर इनके जो विचार हमारे को दिखाई पड़ते हैं वो न्याय से संबंधित विचार दिखाई पड़ते हैं रिपब्लिक के अंदर। और इन्होंने मानवीय आत्मा का गुण माना है। और अब आता है
कि प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य, प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्या अर्थ बताया इन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना तथा दूसरे या दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। इसी को क्या कहा है उन्होंने, हस्तक्षेप न करना। इसी को क्या कहा उन्होंने, न्याय। तो इस प्रकार से प्लेटो ने क्या अर्थ बताया है न्याय का कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करना और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्याय। साथ ही साथ में प्लेटो ने न्याय के दो रूपों की चर्चा की है। इन्होंने न्याय के कितने रूपों की चर्चा की है इन्होंने, प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप। कितने रूप बताए इन्होंने, दो रूप। दो रूप कौन कौन से, एक तो है राजनीतिक न्याय और दूसरा है, एक तो है जो आपका राजनीतिक न्याय, दो रूप बताए इन्होंने। एक तो है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा रूप इन्होंने बताया सामाजिक न्याय। देखिए, व्यक्तिगत न्याय तो वो होता है जिसके अंदर स्वयं के हित समावित होते हैं, स्वयं की भलाई या स्वयं के स्वार्थ सिद्ध होते हैं। वो तो उसके ऐसे कार्य जिसमें स्वयं का भला होता है, वो तो होता है व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत आता है। और बात आती है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के अंतर्गत वो आते हैं जिसके अंदर स्वयं के भले के साथ साथ में समाज का भी हित समावित होता है, उसको कहते हैं हम सामाजिक न्याय। इस प्रकार से इन्होंने, प्लेटो ने न्याय के दो रूपों की चर्चा की है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। इसी के साथ में प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में तीन गुणों की चर्चा की है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। तीन गुण कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बुद्धि, दूसरा हो गया साहस और तीसरा हो गया तर्क। बुद्धि के गुण को हम विवेक भी कह सकते हैं, साहस को हम शौर्य कह सकते हैं और तृष्णा को हम इच्छा भी कह सकते हैं या भूख भी कह सकते हैं। ये तीन गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और इन तीन गुणों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति में इनका कम ज्यादा होना हो सकता है। उसी के आधार पे तीन वर्ग बनेंगे। तीन गुणों के आधार पे ही, तीन गुणों के आधार पर ही तीन वर्ग, ये हो गए गुण और यहां जाएगा तीन वर्ग। इन्हीं के आधार पे तीन वर्ग बनेंगे। तीन वर्ग कौन कौन से हैं? एक वर्ग में आ जाएगा
जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, जिसको दार्शनिक वर्ग भी कहा जाता है, या विवेक बहुत ज्यादा होगा, वो हो जाएगा दार्शनिक वर्ग। या शासक वर्ग भी बोल सकते हो, जो शासन करेगा। दूसरा जो वर्ग जिसमें साहस और शौर्य की प्रबलता होगी बहुत ज्यादा, उस वर्ग को हम कहेंगे सैनिक वर्ग। और तीसरा जो वर्ग हमारे सामने निकल करके आएगा, जिसके अंदर तृष्णा, इच्छा या भूख बहुत ज्यादा होगी, ये गुण ज्यादा प्रबलता होगी, उसको कहेंगे हम उत्पादक वर्ग। इस प्रकार से जिसके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा होगी वो दार्शनिक वर्ग में जाएगा या शासक वर्ग में जाएगा। जिसमें शौर्य या साहस का गुण बहुत ज्यादा होगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा। और जिसके अंदर तृष्णा, इच्छा या भूख बहुत ज्यादा होगी वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से 3 वर्गों का निर्माण होता है 3 गुणों के आधार पे। अब ये न्याय की कैसे स्थापना होगी, इसके पीछे ये प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करे। तो इसके अंतर्गत कि जो शासक वर्ग है वो बुद्धि का, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्होंने, प्लेटो ने ये मानना है कि ये तीनों जो गुण हैं, एक गुण न्याय का तो स्वतः ही पाया जाता है, गुण 4 है वैसे, 3 मुख्य है और एक न्याय। न्याय तो आत्मा के अंदर विराजित है। इस प्रकार से ये तीनों गुणों के आधार पर 3 वर्ग करें, 3 वर्गों का निर्माण होगा। 3 वर्गों को हम एक जगह मिला देंगे तो इस प्रकार से राज्य की शासन व्यवस्था के अंदर आदर्श राज्य का निर्माण होगा। और आदर्श राज्य इस प्रकार से होगा कि इन्होंने परिभाषा दी थी न्याय की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो यदि दार्शनिक या शासक वर्ग है वो पूर्ण संयमता के साथ में बिना किसी बहुत ज्यादा बुद्धि की प्रबलता होने के कारण वो शासन का संचालन करने का अधिकारी होगा। उस राज्य के अंदर सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सैनिक वर्ग की होगी, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का संपादन करेगा। और तीसरा जो वर्ग है उत्पादक वर्ग, वो राज्य के अंदर आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं की या उत्पादक अधिक से अधिक राज्य के अंदर उत्पादन का स्तर को बढ़ाएगा, तो उस राज्य के अंदर किसी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति के अंदर इस राज्य के अंदर हमारे को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखेगी, अव्यवस्था नहीं होगी। और जब अव्यवस्था नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना वर्ग के अंदर जाते हुए अपना अपना कार्य संपादित करेगा, तो इस प्रकार से आदर्श राज्य का या न्यायशील राज्य का निर्माण हो जाएगा। ये है हमारे प्लेटो के अनुसार न्याय की धारणा। तो इस प्रकार से ये 3 वर्गों के आधार पे तीनों वर्ग एक दूसरे का सामंजस्य करते हुए, जैसे दार्शनिक वर्ग शासन का संचालन करेगा, सैनिक वर्ग जो है सीमाओं की सुरक्षा करेगा, उत्पादक वर्ग आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करेगा। इन तीनों वर्ग यदि अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आदर्श राज्य का निर्माण होगा। और आदर्श राज्य ही क्या है? न्यायशील राज्य। उस राज्य के अंदर अव्यवस्था नहीं होगी, बशर्त ये कहा गया है कि इन 3 जो वर्ग बने, जब मैंने एक बात बताई कि ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, तो तीनों गुण होने के परिणाम स्वरूप तीनों वर्गों में तो जा नहीं सकता। इसलिए ये बताया है प्लेटो ने कि तीनों गुण हैं प्रत्येक व्यक्ति में, परंतु हमारे को ये देखना होगा कि उस कौन से गुण की प्रबलता है उस व्यक्ति में। जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की सबसे ज्यादा प्रबलता है उसको उस वर्ग में भेज दिया जाएगा। जैसे जिसके अंदर बुद्धि की बहुत ज्यादा प्रबलता है तो वो दार्शनिक वर्ग में चला जाएगा। जिस वर्ग के अंदर जो शौर्य साहस का गुण बहुत ज्यादा प्रबल है तो वो सैनिक वर्ग में चला जाएगा। और जिस वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा तृष्णा या भूख या किसी वस्तु को पाने की इच्छा है तो वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा। इस प्रकार से तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसी को प्लेटो क्या कहता है? न्याय। और ये न्याय की धारणा उन्होंने किस आधार पर प्रस्तुत की है? प्लेटो ने न्याय की धारणा को नैतिक आधार पे प्रस्तुत किया है। किस आधार पर? नैतिक आधार पे। अरस्तु की तरह कानूनी आधार पे इन्होंने न्याय को नहीं प्रस्तुत किया है। जबकि देखिए अरस्तु ने
प्लेटो ने न्याय को नैतिक आधार पर प्रस्तुत किया है, न कि कानूनी आधार पर। साथ ही में प्लेटो ने एक बात और बताई है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, यह भी न्याय के अंदर कार्य विशिष्टता। इन्हें जो हमने अभी चर्चा की थी, 3 गुणों के आधार पे 3 वर्ग। अब जिस गुण की उसमें प्रबलता है, उस गुण के आधार पे उसको वो कार्य दे देना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी है, तो उसको कौन से वर्ग में भेजना चाहिए? सैनिक वर्ग। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की बहुत ज्यादा प्रबलता है, तो उसको कौन सा कार्य सौंपना चाहिए? उसको शासन संचालन का कार्य शासक वर्ग में जाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर वस्तुओं को उत्पादन करने की तीव्र इच्छा है, लालसा है, या किसी कुछ वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, ऐसी स्थिति में उसको कौन से वर्ग में भेजना चाहिए? उत्पादक वर्ग में। तो क्योंकि ये कार्य विशिष्टता के अंतर्गत, जिस कार्य में विशिष्टता का मतलब जिस काम के अंदर वो पारंगत है, उसको वो ही कार्य उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा? व्यक्ति संतुष्ट भी होगा और उसको उसकी योग्यता के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार कार्य मिल जाएगा, तो उसके असंतोष का भाव समाप्त हो जाएगा और उस राज्य का जो रूप है वो न्यायशील बन जाएगा। इस प्रकार से कार्य विशिष्टता के सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर जिस काम को करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, योग्यता है, उस व्यक्ति को वही कार्य सौंप देना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य मिल जाएगा, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाएगा और वो उस कार्य को बड़ी प्रवीणता के साथ में, बड़ी इच्छा के साथ में उस कार्य को संपादित करेगा। उसके कामों के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए अन्याय का जो रूप है उसके अंदर बिल्कुल भी उपजेगा नहीं उस व्यक्ति के अंदर। इस प्रकार से संपूर्ण राज्य का जो रूप है वो न्यायशील राज्य का रूप ग्रहण कर लेगा। यह है अपना कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। तो ये था हमारा आज का बिंदु। प्लेटो के अनुसार न्याय, प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए। व्यक्तिगत दोबारा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करे, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इसी को प्लेटो ने क्या कहा है? न्याय। न्याय की परिभाषा इन्होंने जो न्याय के से संबंधित जो विचार हैं इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ में इन्होंने न्याय के 2 रूप बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। न्याय के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। तीनों वर्गों 3 जो वर्ग बनेंगे वो अपना अपना कार्य संपादित करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने अपने कार्यों को संपादित करें। और जब संपादित करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार उनको कार्य मिल जाएगा तो आदर्श राज्य का निर्माण हो जाएगा। और आदर्श राज्य ही क्या है? न्यायशील राज्य माना गया है। इस प्रकार से प्लेटो ने नैतिक न्याय की वकालत की है। किसी भी प्रकार से कानूनी न्याय का इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई जिक्र नहीं किया है। इसी के साथ में अपना आज का टॉपिक जो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार है वो संपन्न हुआ। कल हम चर्चा करेंगे प्लेटो के बाद में जो हमारी प्राचीन विचारकों के अंदर अगला जो विचारक आते हैं अरस्तु के अनुसार न्याय, अरस्तु ने न्याय के संदर्भ में किस प्रकार से क्या विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।